हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एग्रीकल्चर एग्जाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के बारे में छोटी मोटी जानकारी आपको खैर पता होगी कि जैसे नाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये आपको बेसिकली पता होगा। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, सॉइल में नाइट्रिफिकेशन क्यों जरूरी है, या अगर सॉइल में नाइट्रिफिकेशन ज्यादा होता है तो इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो सॉइल में क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ में अगर किसी सॉइल में नाइट्रिफिकेशन हो रहा है तो सॉइल से नाइट्रोजन का लॉस होता है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन इस लॉस को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को कम कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नाइट्रिफिकेशन क्या है। दूसरे स्टेप में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर नाइट्रिफिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तीसरा हम आपको बताएंगे कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स क्या है, यानी ऐसे सब्सटेंस के बारे में जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए किसान अप्लाई करता है या हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला तो यह है कि नाइट्रिफिकेशन बेसिकली क्या है। तो बहुत सिंपल है, सॉइल में अमोनिकल नाइट्रोजन का पहले स्टेप में ये कन्वर्ट होता है नाइट्राइट नाइट्रोजन में, और दूसरे स्टेप में कन्वर्ट होता है नाइट्रेट नाइट्रोजन। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अमोनिकल नाइट्रोजन का नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्जन ही नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसे हिंदी में हम लोग नाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। इतना सबको पता होगा, है ना। हम लोग जो है बहुत समय से ये पढ़ते भी चले आ रहे हैं, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट बताएंगे इस सेशन में। देखिए, तो हमने समझा कि अमोनिकल नाइट्रोजन, ये अमोनियम नाइट्रोजन है, ये नाइट्राइट नाइट्रोजन, यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। दिस इज अमोनियम, अमोनियम, ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट है, और ये प्लांट के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, टॉक्सिक टू प्लांट्स, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है, मतलब कि अगर इसकी क्वांटिटी सॉइल में ज्यादा है तो पौधे के लिए ये खतरनाक है, ठीक। और ये है नाइट्रेट, ये क्या है, नाइट्रेट। अब आपको पता है प्लांट दो फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक करता है, एक तो करता है अमोनियम फॉर्म में और एक करता है नाइट्रेट फॉर्म में। इस फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट अपटेक नहीं करता है, प्रेफर नहीं करता है, या टॉक्सिक फॉर्म है, आप ऐसे समझ लो, ठीक। अब ये जो आपकी प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो रही है दो स्टेप में, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, अमोनिकल नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट नाइट्रोजन में, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, नाइट्राइट नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट नाइट्रोजन में। दो ही स्टेप है, दो ही स्टेप। अब ये दोनों स्टेप जो है, दोनों स्टेप कैसे कंप्लीट होते हैं या कैसे जो है अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल। सबसे पहला बायोलॉजिकल, एक मिनट, ठीक है, मतलब कि जैविक प्रक्रिया है। अब जैविक प्रक्रिया का क्या मतलब है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, या ऐसी प्रक्रिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंप्लीट कराई जाती है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बायोलॉजिकल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बायोलॉजिकल। तो मतलब बायोलॉजिकल का क्या मतलब है, बायोलॉजिकल का क्या मतलब है कि सम बायो एजेंट्स आर इन्वॉल्व। मतलब कि इस प्रक्रिया में कुछ बायो एजेंट जो है वो इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से बायो एजेंट होंगे ये हम आपको आगे बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो कुछ बायो एजेंट शामिल होंगे, साथ ही साथ में बायोलॉजिकल तो है ही है, ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया भी है। तो इसे इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो नाइट्रिफिकेशन एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। ये आपने भी पहले सुना होगा, इसे हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। तो किसी भी प्रक्रिया में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो ये ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ठीक। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल
ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है, मतलब अभी हम पूरा बताते हैं इसको, ठीक है। बाकी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसके अलावा अब हम एक पॉइंट और समझते हैं इसमें। जैसे अब इसमें जो बायो एजेंट है वो कौन कौन से हैं, हमें पता चल गया कि बायो एजेंट हैं। अब हमें यह पता करना है कि बायो एजेंट हैं कौन कौन से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है मेनली बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया। अब कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया होते हैं जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये होता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक। और भी होते हैं जैसे नाइट्रोसोलोबस, नाइट्रोस्पाइरा, ये भी होते हैं, ठीक है। ये भी आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, बट मेन जो है वो दो होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इन दोनों को मिला के हम लोग इन्हें नाइट्रोबैक्टीरिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नाइट्रोबैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं या अमोनियम नाइट्रोजन के कन्वर्जन में इन्वॉल्व हैं, तो वो आपके नाइट्रोबैक्टीरिया कहलाते हैं। तो आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आपको बताते हैं कि जो ये बैक्टीरिया है इनका नेचर क्या है या किस तरह के हैं, ये इनको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। ये पूछा जाता है, ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स माइक्रोब का मतलब क्या होता है, फिर हम इस पे वापस आएंगे, ठीक है। तो हम पहले बैक्टीरिया के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम आपको फिर से वापस से बताएंगे। देखिए, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो कार्बन या फूड सोर्स के अनुसार इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं आपके ऑटोट्रॉफ, कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफ, ठीक। और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफ। ये सुने होंगे आप लोगों ने, हेट्रो, नोट करते जाना है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। हेट्रोट्रॉफ, ये ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। ऑटोट्रॉफ बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे माइक्रोब्स जो कार्बन का फिक्सेशन करते हैं, यानी कि कार्बन का खुद ही फिक्सेशन करते हैं, है ना, CO2 के फॉर्म में। मतलब कि ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। मतलब कि ये कार्बन के लिए ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड नहीं होंगे, ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड नहीं होंगे। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होगा तभी ये कार्बन को वहां से ले पाएंगे, अदरवाइज ये कार्बन को नहीं ले पाएंगे तो ये वहां पर नहीं होंगे, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन को खुद ही फिक्स कर लेते हैं। इसीलिए इन माइक्रोब्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ फीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ फीडर, है ना। अपना खाना, अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये जो है ये कार्बन को लेते हैं कहां से? ये कार्बन को लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। कहां से लेते हैं? ऑर्गेनिक मैटर से। अब आप कहोगे सर ये कार्बन क्यों ले रहे हैं? कार्बन जो है वो माइक्रोब्स का क्या होता है? फूड सोर्स होता है। क्या होता है? फूड सोर्स, मतलब कि खाने का स्रोत है, एक फूड सोर्स है। सेलुलर सिंथेसिस के लिए कार्बन चाहिए, तो कार्बन चाहिए ही चाहिए इन्हें। तो अगर माइक्रोब्स दूसरे पे डिपेंड है, मतलब कि ये बेसिकली क्या है? अदर फीडर है। मतलब कि अगर माइक्रोब्स दूसरे पे डिपेंड है तो वो हेट्रोट्रॉफ है। अगर वो कार्बन को खुद ही बना रहा है, खुद ही फिक्स कर रहा है, तो वो मतलब कि सेल्फ फीडर है, मतलब कि किसी पे डिपेंड नहीं है, स्वपोषी है। तो आपको ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ में डिफरेंस जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा कि ठीक है, चलो हमें समझ में आ गया कि ऑटोट्रॉफ क्या है और हेट्रोट्रॉफ क्या है। चलिए, अब ये दो प्रकार का होगा, ठीक है। अगर अब ये दो प्रकार का होगा, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। अब ये क्या है? देखो, अगर फोटो और ऑटो को अलग कर दो, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोब्स जो एनर्जी को लाइट से ले रहे हैं, लाइट से, कहां से? सनलाइट से, ठीक। और ऑटोट्रॉफ का मतलब तो ऑलरेडी आपको पता होगा, मींस कार्बन का फिक्सेशन खुद ही कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ऐसे माइक्रोब्स क्या कहलाएंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। बहुत सिंपल है, ऑटोट्रॉफ का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं।
अब बात करते हैं यहां पर कीमो ऑटोट्रॉफ की। किसकी बात करेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ। तो देखो कीमो मतलब केमिकल आयन। तो मतलब कि ऐसे माइक्रोब्स जो एनर्जी को केमिकल आयन से ले रहे हैं, यानी कि जब देखो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, या कोई भी मटेरियल डिकम्पोज या ऑक्सीडाइज होता है, तो उससे आयन रिलीज होते हैं, केमिकल आयन रिलीज होते हैं, ठीक है। केमिकल आयन रिलीज होंगे तो ये केमिकल आयन से क्या करेगा? एनर्जी को ले लेगा। और ऑटोट्रॉफ का मतलब आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन खुद ही करेगा। तो ये कीमो हो गए। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो भी माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं वो सभी कीमो ऑटोट्रॉफ हैं। मींस वो क्या कर रहे हैं? एनर्जी को ले रहे हैं केमिकल आयन से। एनर्जी को ले रहे हैं कहां से? केमिकल आयन से। और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में खुद ही फिक्सेशन कर रहे हैं। तो यहां पर हम वापस आते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहां पर जो बैक्टीरिया है जो नाइट्रिफिकेशन इन्वॉल्व है वो कैसे बैक्टीरिया है, तो वो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है, वो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। तो आई थिंक यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस कैसी है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसका मतलब क्या होता है, और ये प्रोसेस जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो दोनों स्टेप अब हम अच्छे से बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रक्रिया है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। समझते हैं पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है? जो अमोनिकल आयन होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो सबसे पहले कन्वर्ट होंगे। अब ये देखो, अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, तो यहां पर जो है 3O2 यूटिलाइज होंगे। 3O2 यहां पर 2NH4 सॉरी, ठीक है। ये 3O2 के साथ मिलके क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे किसके? नाइट्राइट के, ठीक है। 2 आयन किसके बन गए? नाइट्राइट के बन गए। वाटर निकल जाएगा 2H2O और हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। कितने? 2 मेंशन कर रहे हो, सॉरी 4, ठीक है, 4। अब देखिए ये पहला स्टेप हो गया। अब पहले स्टेप में पूछा जाता है कि कौन सा माइक्रोब्स इन्वॉल्व होता है, यानी कौन सा माइक्रोब जो है अमोनिकल नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्राइट नाइट्रोजन में। तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसमें जो माइक्रोब रहेगा वो रहेगा नाइट्रोसोमोनास। तो पहला स्टेप जो है वो किसके द्वारा कंप्लीट होगा? वो कंप्लीट होगा नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। अगर ये नहीं हुआ सॉइल में तो नाइट्राइट नहीं बनेगा। जब नाइट्राइट नहीं बनेगा तो नाइट्रेट ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रेट का फॉर्मेशन नाइट्राइट से ही तो हो रहा है। तो दूसरा स्टेप इसका क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? तो नाइट्राइट क्या होगा? 2 नाइट्राइट, ठीक, 2 नाइट्राइट मिलेगा किसके साथ? ऑक्सीजन। तो क्या बना लेगा? 2 नाइट्रेट। क्या बना लेगा? 2 नाइट्रेट। अब इसमें भी माइक्रोब्स, अब इसमें माइक्रोब बदल जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोलोबस। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, है ना। पूछा जाता है नाइट्रोसोलोबस, ठीक है। ये नाइट्रोस्पाइरा भी होता है, इसमें नाइट्रोस्पाइरा भी होता है, ठीक है। तो इन 2 स्टेप में क्या हो जाता है? नाइट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? नाइट्रिफिकेशन। अब देखो हम और भी चीजें आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई, इतना तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है? पहले स्टेप में अमोनिकल आयन कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? नाइट्राइट में। किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? नाइट्राइट। अब ये जो फॉर्म है वो टॉक्सिक फॉर्म है, या टॉक्सिक टू प्लांट, आप ऐसे मेंशन कर सकते हो यहां पर। अगर सॉइल में नाइट्रेट नहीं बना, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो नाइट्रेट का फॉर्मेशन नाइट्राइट से नहीं हुआ, सिर्फ नाइट्राइट का सॉइल में प्रोडक्शन हो रहा है। अब उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण हो सकता है कि अगर सॉइल में ये बैक्टीरिया नहीं हुए तो फिर नाइट्राइट ही बनता रहेगा। नाइट्रेट में नाइट्राइट का कन्वर्जन तो यही माइक्रोब्स करा रहे थे ना। तो जब यही नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है सॉइल में नाइट्राइट ही बना रहेगा। तो नाइट्राइट की टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर ये नहीं रहे। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों स्टेप कंप्लीट होने के लिए दोनों माइक्रोब्स का कोऑपरेशन जरूरी है जो दोनों स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। समझ गए? तो मतलब कहने का अर्थ यह है सॉइल में नाइट्रोसोमोनास भी जरूरी है और उतना ही जरूरी नाइट्रोबैक्टर है। दोनों जब कोऑपरेट करेंगे तब यह प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। अब गौर से देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि जो अमोनियम था वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ। तो जब ये नाइट्राइट में, यहां पर हाइड्रोजन आयन है और यहां पर क्या होगा? ये हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गए। अब ये रिलीज होके गए कहां? ये रिलीज होके आ गए कहां पर? सॉइल सॉल्यूशन में। सॉइल सॉल्यूशन का क्या मतलब है?
सॉइल सोल्यूशन को हिंदी में कहेंगे मृदा घोल, समझना, मृदा घोल। अब ये मृदा घोल में आ गए। अब मृदा घोल में होता क्या है, वाटर होता है और हाइड्रोजन आयन हो गए। अब भाई घोल है तो उसमें बहुत सारे आयन होंगे, तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं, समझना, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं। जब रिलीज होंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सॉइल में धीरे धीरे बढ़ेगा। जितना ज्यादा नाइट्रिफिकेशन होगा, जितना ज्यादा नाइट्रिफिकेशन होगा, यानी पहला स्टेप होते ही हाइड्रोजन आयन का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो सॉइल में बढ़ने लगेगा। अब देखिए, अब सॉइल में एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी के लिए दो आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो डायरेक्ट एसिडिटी के लिए हाइड्रोजन आयन और दूसरा इनडायरेक्ट एसिडिटी के लिए एल्युमिनियम आयन। अब सोचो, ये एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि सॉइल एसिडिक इन आयन की वजह से हो जाती है। अगर इनका कंसंट्रेशन सॉइल में ज्यादा हो जाए तो सॉइल का पीएच घटेगा कि बढ़ेगा। तो जब एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो सिंपल सी बात है, पीएच को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। जब पीएच को कम करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रिफिकेशन के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिडिफिकेशन होता है, एसिडिफिकेशन। तो कहने का मतलब अब दूसरे स्टेप में नहीं होगा एसिडिफिकेशन। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि नाइट्रिफिकेशन जितना ज्यादा होगा, सॉइल में एसिडिफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा। मींस जितना ज्यादा सॉइल में नाइट्रेट बनेगा अमोनियम आयन से, उतना ही सॉइल का पीएच क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी सॉइल कैसी होती जाएगी, एसिडिक होती जाएगी। तो ये इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, समझ गए बात। तो आई थिंक अब आपको यहां पर दोनों स्टेप एकदम क्लियर हो गए होंगे कि नाइट्रिफिकेशन क्या है ना, किस स्टेप में कौन सा माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो रहा है और इसका सॉइल पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और साथ ही साथ में एक चीज और क्लियर कर देते हैं। पहली बात तो अमोनिकल फॉर्म में भी प्लांट नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं, दूसरी बात नाइट्रेट फॉर्म में भी करते हैं। तो मोस्टली जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में ही नाइट्रोजन प्लांट के द्वारा अपटेक की जाती है। अमोनिकल फॉर्म में बहुत कम ऐसे प्लांट है जो नाइट्रोजन को प्रिफर करते हैं, जैसे राइस, पोटैटो, सुगर केन, यही क्रॉप तो है जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में प्रेफर करती है। नहीं तो मोस्टली प्लांट नाइट्रेट फॉर्म में ही तो नाइट्रोजन को अपटेक कर रहे हैं। तो सोचो कि जितना ज्यादा नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रेट का प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा सॉइल में, उतना ही ज्यादा होगा तो प्लांट के लिए अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन की बढ़ेगी, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ये बात यहां पर क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट और क्लियर कर सकते हो, है ना, नाइट्रेट से लीचिंग भी सबसे ज्यादा होती है। तो नाइट्रेट का प्रोडक्शन अगर सॉइल में ज्यादा होगा, नाइट्रेट ज्यादा बनेगी तो लीचिंग लॉस भी ज्यादा होगा। बहुत तेजी से नीचे सॉइल में रूट जोन के बाहर चला जाएगा पानी के माध्यम से, सिंपल है। इसके अलावा नाइट्रेट से ही डिनाइट्रिफिकेशन होता है, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। नेक्स्ट जब सेशन वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो डिनाइट्रिफिकेशन का ही कर देंगे। तो उसमें भी नाइट्रेट जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि डिनाइट्रिफिकेशन भी ज्यादा होगा। तो आई थिंक अब आपको ओवरऑल जो है व्यू समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं नाइट्रिफिकेशन को। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है अमाउंट ऑफ अमोनिकल आयन या अमोनियम आयन। जितना ज्यादा अमाउंट होगा अमोनियम आयन का, उतना ही ज्यादा नाइट्रिफिकेशन होने के चांसेस हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि यही एक फैक्टर नहीं है जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर हैं, है ना। जब सभी फैक्टर इन्वॉल्व होंगे तभी जाके नाइट्रिफिकेशन मैक्सिमम हो पाएगा। तो एक फैक्टर उनमें से यह भी है कि सॉइल में अमोनियम आयन का प्रेजेंट होना जरूरी है। बेस जब तक नहीं होगा उस पर काम करने वाले फैक्टर क्या ही करेंगे बताओ, है ना। तो एक अमाउंट ऑफ अमोनिकल आयन। दूसरा कोऑपरेशन ऑफ, ये पॉइंट याद, ये वर्ड याद रखना, कोऑपरेशन ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का कोऑपरेशन भी अफेक्ट करेगा। मतलब कि सॉइल में नाइट्रोसोमोनास का होना जरूरी है। जितना जरूरी है नाइट्रोसोमोनास का होना, उतना ही जरूरी है नाइट्रोबैक्टर का होना। मतलब कि दोनों का कोऑपरेशन से ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। अगर ये दोनों आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो नाइट्रिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तीसरा फैक्टर,
सॉइल में एरेशन, ये शायद हमने पहले नहीं बताया है, अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। वहां भी मैं बता सकता था। ये एरेशन होना सॉइल में जरूरी है। मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन कब होता है? जब सॉइल में 20% ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? सॉइल में एरेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता जाएगा, एरेशन जो है कम होता जाएगा, तो नाइट्रिफिकेशन भी कम होता जाएगा, नाइट्रिफिकेशन डेफिनेटली अफेक्ट होगा। तो सॉइल में एयर होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि खेत में पानी भरा हो। अगर खेत में पानी भरा होगा तो उसमें एनएरोबिक कंडीशन होगी। जब उसमें एनएरोबिक कंडीशन होगी तो डेफिनेटली उसमें नाइट्रिफिकेशन नहीं होगा या बहुत कम होगा, जो किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। चौथा फैक्टर ये समझ में आ गया, सॉइल टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है भैया। तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए नाइट्रिफिकेशन के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि भैया ऐसे माइक्रोब जिन्हें 20 से, याद रखना, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की रिक्वायरमेंट होती है, या जिनके लिए ऐसे माइक्रोब जिन्हें 20 to 40 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, या जिनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर जो है वो 20 to 40 डिग्री सेल्सियस है, उन्हें माइक्रोब्स को हम लोग क्या कहते हैं? मीजोफिलिक। क्या कहते हैं? मीजोफिलिक। तो इस प्रोसेस में जो भी माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं उसमें मीजोफिलिक बैक्टीरिया ही है, मीजोफिलिक जो है माइक्रोब्स ही हैं। समझ में आ रही बात? तो सॉइल टेम्परेचर आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम एक पॉइंट और देखते हैं, दैट इज सॉइल पीएच। सॉइल पीएच तो 8.5 पे मैक्सिमम जो है वो नाइट्रिफिकेशन होगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं, 5 फैक्टर हैं, आई थिंक इतना काफी है। इतने फैक्टर जो है वो काफी है ना, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो है वो नाइट्रिफिकेशन को अफेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं यहां पर। अब देखो नाइट्रिफिकेशन हो गया, हमने फैक्टर डिस्कस कर लिए कि क्या होना जरूरी है, क्या जो होना जरूरी नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो, अब नाइट्रिफिकेशन से क्या हो रहा था। अब देखो इस नाइट्रिफिकेशन से होने वाले इफेक्ट बताते हैं हम आपको, है ना। नाइट्रिफिकेशन से होने वाले इफेक्ट बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है, देख क्यों नहीं रहा। देखो सबसे पहली बात तो नाइट्रिफिकेशन से क्या बन रहा है? नाइट्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा सॉइल में, नाइट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब उससे होगा क्या 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 हो सकता है? एक तो सॉइल में नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो सकती है, पहला, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। दूसरा, लीचिंग ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रेट नाइट्रोजन से लीचिंग, मतलब वाटर के साथ ये इजिली जो है वो रूट जोन के बाहर चला जाता है, क्योंकि ये एनाइन है तो किसी के साथ बाइंड कर नहीं पाता, तो पानी के साथ नीचे चला जाता है। तीसरा क्या हो सकता है? डिनाइट्रिफिकेशन बहुत ज्यादा होगा, डिनाइट्रिफिकेशन होगा, है ना। डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? डिनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है नाइट्रस ऑक्साइड और N2 में कन्वर्ट हो जाती है या लॉस हो जाती है। तो एक कॉन्सिक्वेंसेस इनमें से ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो, डिनाइट्रिफिकेशन हो गया। और क्या हो सकता है? सॉइल एसिडिफिकेशन होगा, सॉइल एसिडिफिकेशन होगा, एसिडिफिकेशन होगा, ठीक है। मतलब सॉइल का पीएच जो है वो कम होता रहेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा जैसे जैसे नाइट्रिफिकेशन बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? और नाइट्रिफिकेशन से ही नाइट्रेट जो है वो बनती है। और अगर कोई ऐसा फर्टिलाइजर हमने डाला है जिसमें नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं है, लाइक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम फॉर्म में भी है उसमें नाइट्रोजन, तो उसमें नाइट्रिफिकेशन होना जरूरी है, नहीं तो वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। बहुत कम प्लांट हैं जो अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं, और साथ ही साथ में नाइट्रेट जो है वो इजिली अवेलेबल हो जाता है, पौधों को इजिली अवेलेबल हो जाता है, प्लांट अपटेक कर लेते हैं खट से, ठीक है। चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब ध्यान से समझो कि हो क्या रहा है। एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, सॉइल में टॉक्सिसिटी भी हो रही है नाइट्रेट की, लीचिंग भी हो रहा है, और डिनाइट्रिफिकेशन होने के भी चांसेस हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन ज्यादा होगा तो ये लॉसेस भी ज्यादा होंगे, ये इफेक्ट भी आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। तो ये लॉस में तो खैर नहीं है, बट ये जान लेते हैं ना, मतलब कि नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, लीचिंग भी हो सकती है, डिनाइट्रिफिकेशन भी हो रहा है ना। तो अब एक तरह से किसी किसान ने मान लो कोई फर्टिलाइजर डाला, और जैसे ही डाला नाइट्रिफिकेशन शुरू हो गया। लगभग नाइट्रिफिकेशन को 2 से 4 वीक लगते हैं कंप्लीट होने के लिए, ये पॉइंट याद रखना। 2 से 4 वीक, 2 to 4 वीक
लगते हैं, कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस। ठीक, अब मान लो ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुई, नाइट्रेट बना, या तो नाइट्रेट बहुत ज्यादा हो गया उसमें सॉइल में, या लीचिंग के द्वारा पूरा लॉस हो गया, या डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में निकल गई नाइट्रोजन पूरी की पूरी। तो पौधों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पौधों को क्या मिला? कुछ मिला नहीं मिला। किसान को क्या मिला? किसान को भी कुछ नहीं मिला। किसान को वापस से फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने जैसे ही डाला वो लॉस हो गया, है ना। तो अब भाई जब तक क्रॉप रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, मतलब कि हमने यूरिया डाला तो हमें दिखना चाहिए कि क्रॉप में फायदा हुआ है, पता चला पत्ती पीली फिर भी है, नाइट्रोजन पता चला मिली नहीं। तो अब क्या करेंगे? जहां पर ये लॉसेस ज्यादा होते हैं, ये इफेक्ट ज्यादा जहां पर दिखाई देते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स। कहने का मतलब यह है कि ऐसे सब्सटेंस जो नाइट्रिफिकेशन को इनहिबिट कर रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन को इनहिबिट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो अमोनिकल नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही थी नाइट्राइट नाइट्रोजन और नाइट्रेट नाइट्रोजन में, तो फाइनल प्रोडक्ट तो नाइट्रेट ही है। तो इसको ये इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, इस प्रोसेस को होने नहीं देते हैं। तो जब ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को ये होने नहीं देंगे, जब ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, या जब ये होगी नहीं, तो सॉइल में नाइट्राइट नहीं बनेगा। नाइट्राइट नहीं बनेगा तो नाइट्रोजन का लॉस नहीं होगा। नाइट्रोजन का लॉस ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। ज्यादा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि नाइट्रिफिकेशन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में अमोनियम नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइट नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, और दूसरे स्टेप में नाइट्राइट नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। तो हमने क्या किया? हमने ऐसे सब्सटेंस तैयार किए, ऐसे पदार्थ तैयार किए, ऐसे केमिकल तैयार किए जो क्या कर रहे हैं? जो ब्लॉक कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन। मतलब कि ये जो नाइट्रिफिकेशन है ये सेकंड स्टेप तक जाते ही नहीं है, ये पहले स्टेप को नहीं होने देते हैं। पहले स्टेप को रोक दो, दूसरा अपने आप नहीं होगा। सोचो कि सॉइल में अगर नाइट्राइट नहीं बना तो नाइट्रोबैक्टर बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया? हमने ब्लॉक की नाइट्रोसोमोनास की एक्टिविटी। मतलब यही 2 माइक्रोब्स थे ना, फिर से मैं देखो बताता हूं, शायद आपके में दिमाग में ये थोड़ा सा सफल हो गया होगा। ठीक है, पहले स्टेप में नाइट्रोसोमोनास था जो नाइट्राइट में अमोनियम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा था। दूसरा स्टेप दूसरा माइक्रोब्स यहां से काम शुरू कर रहा था कि नाइट्राइट को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। ये काम था नाइट्रोबैक्टर का। तो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर ने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम सॉइल में जाते हैं और इसकी ही एक्टिविटी को जीरो कर देते हैं। हम नाइट्रोसोमोनास की ही एक्टिविटी को जीरो कर देते हैं, इसको काम करना बंद करा देते हैं। इसका काम बंद हो जाएगा तो सॉइल में नाइट्राइट नहीं बनेगा, नाइट्राइट नहीं बनेगा तो नाइट्रेट अपने आप नहीं बनेगा, ये बना रहना तो जिंदा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या होगा? अमोनियम नाइट्रोजन जो है वो बहुत तेजी से नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जब बहुत तेजी से कन्वर्ट नहीं होगी तो लॉस भी नहीं होगी। बहुत सिंपल है। तो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स में पूछा जाता है कि ये किस स्टेप को ब्लॉक करते हैं? तो पहले स्टेप को ब्लॉक करते हैं। पहला स्टेप जब अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्राइट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रही है, जिसके द्वारा कन्वर्ट हो रही है उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दो। उसके जो काम कर रहा है, जैसे मान लो ये आगरा का मान लो ताजमहल था, ठीक है, इसने बनाया था, ये बना रहा था, अब हाथ ही काट दिए मजदूर के, सोचो हाथ ही काट दिए, ठीक है, अब बनेगा ही नहीं, खत्म कहानी, आगे का प्रोसीजर ही खत्म है ना। उसमें जो इंजीनियर थे उनको ही निपटा दो। चलिए, अब पूछा कैसे जाएगा सवाल? पहली बात तो फर्स्ट स्टेप वाला कहानी पूछी जा सकती, अब इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, यानी नाइट्रिफिकेशन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला उदाहरण आपको याद रखना जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है नाइट्रापायरिन। ठीक है, इसका यूज कर, जैसे पूछा जाएगा निम्न में से नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का उदाहरण कौन सा, एग्जाम्पल कौन सा है? तो नाइट्रापायरिन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा डाईसाइन डाईएमाइड
डाईएमाइड, ठीक। इसको हम लोग DCD कहते हैं। क्या कहते हैं? DCD कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉमा करके लिख लेना AM, ठीक है। AM भी है, इसका पूरा नाम बेसिकली लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2 अमीनो 4 क्लोरो 6 मिथाइल पैरिमिडीन, सॉरी पायरिडीन, ठीक। थायो यूरिया हो सकती है, थायो यूरिया फर्टिलाइजर भी है, फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। थायो यूरिया का याद रखना। एन सर्व, एन, एक मिनट, एन सर्व, ठीक है, ये हो जाएगा, एक मिनट मैं लिख देता हूं, एन सर्व हो जाएगा। एन सर्व के अलावा AM मैंने बता दिया, DCD, और एक और लिख लेना, DMPP, देखो DMPP को क्या कहते हैं? डाई अमोनियम फास्फेट एंड कार्बन डाइसल्फाइड, इसका भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसका भी हम यूज कर लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड का। और एक और लिख लेना कैल्शियम कार्बाइड, बस खत्म। बस इतनी मेहनत आपको करनी है। तो आई थिंक अब आपको, हाँ टाइम भी हो गया है काफ़ी, और आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, क्यों नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और इनके खास बात क्या है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर की, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट स्टेप को ब्लॉक करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हो, जो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, क्रॉप फिजियोलॉजी है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आता है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर का सेशन आपको सुबह 10 बजे मिलता ही है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो कि सर हमें ये टॉपिक जो है वो तैयार करना है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर, उसे आप नोट्स के फॉर्म में लिख लेना और दैट्स रिवाइज कर लेना, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। बाकी मुझे लगता है कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर और नाइट्रिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी है, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगी। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, इससे बाहर क्वेश्चन जाए तो बताना। तो टॉपिक इस तरीके से कवर करो कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े या किसी और रिसोर्स को फॉलो करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट।